हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं जर्नल साइंस के बारे में। जर्नल साइंस जो है वो लगभग सभी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर आती है। आज हम जर्नल साइंस के अंदर बायोलॉजी के बारे में, स्पेशली जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे। और जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो है कोशिका। आज हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है? सबसे पहला, कोशिका क्या होती है? अगर हम बात कर रहे हैं कोशिका की, तो कोशिका जो है वो हमारी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई। जो हमारी शरीर की संरचना बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है? कोशिका की वजह से। और जितने भी हमारे शरीर के अंदर काम हो रहे हैं, जितनी भी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर हो रही है, वो सब किसकी वजह से हो रही है? कोशिका की वजह से। तो कोशिका जो है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। अगर हम बात करते हैं कोशिका की, तो कोशिका जो है वो हमारे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा है। हमारे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा कोशिका है। हमारा जो पूरा शरीर बना है वो किससे बना है? कोशिका से बना हुआ है। पूरा शरीर जो है कोशिका से मिलकर बना हुआ है। अलग अलग जो अंग बने हैं वो सभी उनके, जो हम बात करेंगे बेसिक यूनिट की, यानी कि जो सबसे छोटी इकाई की, वो हमारी कौन सी होगी? कोशिका ही होगी। अगर हम बात करें कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक, इन्होंने अपना खुद का एक क्या बनाया था? माइक्रोस्कोप बनाया था, सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाया था, जिसके अंदर इन्होंने एक छोटे से कोर्क के टुकड़े को देखा था। एक छोटा सा कोर्क का टुकड़ा देखा, और उस कोर्क के टुकड़े को जब इन्होंने देखा तो उसमें पाया, इन्होंने कुछ मधुमक्खी की छत्ते जैसी संरचना को पाया। जब उस कोर्क के टुकड़े को इन्होंने देखा, किसके अंदर? सूक्ष्मदर्शी यंत्र के अंदर, तो इन्होंने देखा कि ये एक क्या है? मधुमक्खी की छत्ते जैसी आकृति की कुछ संरचनाएं हैं। और इन्हीं संरचनाओं को इन्होंने नाम दिया सेला। सेला जो है एक लैटिन वर्ड है, जहां इसी वर्ड से क्या बना है? सेल बना है। और सेल जो है इसका मीनिंग होता है ए लिटिल रूम, या फिर हम कह सकते हैं ए लिटिल होल। ए लिटिल रूम और ए लिटिल होल। और अगर हिंदी में बात करें तो सेल जो है उसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका, यानी कि एक छोटा सा कमरा। इसको इन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया, कोशिका नाम दिया। सबसे पहली बार जो सेल देखी थी वो देखी थी रॉबर्ट हुक ने। कब देखी? 1665 में। हाँ, जो इन्होंने सेल देखी वो थी मृत सेल। डेड सेल को इन्होंने देखा, मृत कोशिका को इन्होंने देखा। सबसे पहली बार जब इन्होंने कोशिका को देखा तो वो कैसी थी? मृत कोशिका थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो यहाँ आता है जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की अगर खोज की बात करें तो वो की है ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज की ल्यूवेनहॉक ने 1674 में, 1674 में। और ये कहाँ देखा था उन्होंने? जीवित कोशिका को कहाँ देखा? पानी के अंदर। क्या देखा इन्होंने? शैवाल को, जिन्हें हम इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। शैवाल को इन्होंने देखा और पहली बार इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। तो आपका यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, कोशिका जो है उसकी, वो कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। जो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की वो कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। अगर हम बात करें जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। कोशिका जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? ये एक लैटिन वर्ड सेला से आया है, जहाँ सेल का मीन्स होता है ए लिटिल रूम। अगर हम बात करते हैं कोशिका,
साइंस की जिस ब्रांच के अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे बोला जाता है साइटोलॉजी, और अगर हम हिंदी में बात करें तो उसे बोला जाएगा कोशिका विज्ञान। क्या बोला जा रहा है? साइटोलॉजी। यहाँ अगर हम साइटो की बात करें तो साइटो का मीन्स किससे ही है? सेल से ही है। साइटो का मीन्स क्या होता है? सेल। साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर हम कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। हिंदी में बोला जाए तो वो होगा हमारा कोशिका विज्ञान। इसके बाद कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज की गई, मृत कोशिका तो रॉबर्ट हुक ने देखी ही थी। इसके बाद यहाँ आता है कोशिका सिद्धांत, इसके बारे में हम बात करते हैं। कोशिका सिद्धांत, अगर बात करें कोशिका सिद्धांत की तो कोशिका सिद्धांत, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत जो है 1838 और 39 में दिया गया। ये दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट स्लाइडेन और दूसरे स्वान। स्लाइडेन व स्वान, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि कोशिका क्या है, तो कोशिका सिद्धांत में कोशिका क्या है? सबसे पहली जो चीज होगी, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ये पहली चीज हो गई कोशिका सिद्धांत के अंदर। दूसरी चीज इन्होंने कहा कोशिका जो है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। क्या हो गया? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे शरीर की संरचना बन रही है वो भी किसकी वजह से बन रही है? कोशिका की वजह से। और जितने भी हमारे शरीर के अंदर फंक्शन हो रहे हैं, जितने भी हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं हो रही है, वो भी किसकी वजह से हो रही है? कोशिका की वजह से। तीसरा सिद्धांत जो है ये कहता है कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण जो पूर्व उपस्थित कोशिकाएं हैं उनके द्वारा होता है। पूर्व उपस्थित कोशिकाओं द्वारा होता है। ये हो गया कि जितनी भी नई कोशिकाओं का निर्माण है वो किससे होगा? पूर्व उपस्थित कोशिकाओं द्वारा होता है। एक और चीज थी हमारे कोशिका सिद्धांत के अनुसार कि जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ किसको बोलते हैं? ऐसा पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो ये होगा जेनेटिक मटेरियल, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो आनुवांशिक पदार्थ भी किसके अंदर पाया जाता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ भी कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये हमारे कोशिका सिद्धांत हैं। जो कोशिका सिद्धांत है वो दिया स्लाइडेन व स्वान ने 1838 और 39 में। इसके अनुसार कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तीसरा, जितनी भी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पूर्व उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा होता है। चौथा, आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो भी किसके अंदर पाया जाता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये हो गई कोशिका सिद्धांत की बात। अब हम बात करते हैं कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के ऊपर, कि कैसे हमारे शरीर की जो संरचना है वो कैसे बन रही है। देखो, जब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, कि अगर हम एक दीवार बना रहे हैं, तो इस दीवार को बनाने के लिए हमें एक छोटा सा, इसका तो छोटा सा हिस्सा होगा, वो कौन सा होगा? ब्रिक्स होंगी, यानी कि ईंट होगी।
और जब बहुत सारी ईंट है जब आपस में जुड़ेंगी और जुड़कर क्या बना देगी, एक बॉल बना देगी, एक दीवार बना देगी। ऐसे ही हमारे शरीर की संरचना भी ऐसे ही बनती है। जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है सेल, यानी कि कोशिका। और जब हम बात करें कोशिका की, समान कार्य करने वाली और जिनकी उत्पत्ति समान है वो सभी कोशिकाएं, जिनकी उत्पत्ति समान है और जो समान कार्य करती हैं वो सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं और उस ग्रुप को बोला जाता है, एक समूह बनाती है, उस समूह को बोला जाता है टिश्यू, यानी कि ऊतक। समान कार्य करने वाली और जिनकी उत्पत्ति समान है, समान जहाँ से वो क्या है, दोनों उनकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम हो, जितनी भी कोशिकाएं उनकी स्ट्रक्चर सेम हो, यानी कि संरचना सेम हो, उनके फंक्शन सेम हो, यानी कि उनके जो कार्य है वो सेम है, साथ ही साथ उनका जो ओरिजिन है, जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है वो भी सेम हो। ऐसी सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक समूह बनाती है और उस समूह को हम बोलते हैं ऊतक। और जब ऊतक बन जाता है तो ऊतक से बनता है अंग। ऊतक से क्या बनता है, अंग। अंग भी कैसे बनेगा, जब हम बात कर रहे हैं ऊतक, समान कार्य जो वाले ऊतक होते हैं, समान कार्य वाले जो ऊतक होंगे वो क्या बनाएंगे, एक अंग बनाएंगे। और जब बहुत सारे अंग बन जाते हैं तो उनको एक साथ हम बोलते हैं अंग तंत्र। और जब अंग तंत्र है तो वो पूरा हमारा क्या बना रहा है, शरीर बना रहा है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर जो हमारे शरीर की संरचना बनना जो शुरू हुई है वो कहाँ से हुई है, कोशिका से हुई है। इससे ये साबित हो रहा है कि कोशिका जो है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गई हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अब बात करते हैं कोशिका के आधार पर जो जंतु हैं वो कितने प्रकार से होते हैं, जो जीव हैं वो कितने प्रकार से होते हैं। तो कोशिका के आधार पर जो जीव होते हैं वो दो प्रकार से होता है। एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा होगा हमारा बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, इसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर, और बहुकोशिकीय इसे हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर। जब एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं, जहां कोशिका की संख्या या हम बात करें कोशिका का जो नंबर है वो कितना होगा, एक होगा। ऐसे जीव जिनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है उन जीवों को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जिनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है उन जीवों को क्या कहा जा रहा है, एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। और जिनके अंदर दो और दो से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। जिनके अंदर 2 और 2 से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। अगर इनके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण हो जाएंगे जैसे अमीबा। अमीबा जो है वो एक सेल से बना है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, एक कोशिकीय जीव बोला जाता है। बहुकोशिकीय जीव के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जिनको भी हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, जिन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो सारे जीव कैसे हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें मनुष्य जो है, मानव जो है वो भी क्या है, एक बहुकोशिकीय जीव है। इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका के प्रकार की। कोशिका के प्रकार की, कोशिका के अगर हम प्रकार की बात कर रहे हैं, कोशिका प्रकार, कोशिका के अगर प्रकार की हम बात करें तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक। ये किसके आधार पर देखा जा रहा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसके आधार पर देखा जा रहा है, ये देखा जाता है केंद्रक के आधार पर।
ये देखा जाता है केंद्रक के आधार पर। जब हम देख रहे हैं, किसके आधार पर देख रहे हैं? केंद्रक के आधार पर। जब हम देख रहे हैं कि केंद्रक जो सुविकसित नहीं है, पुराने प्रकार का है, पुराने टाइप का है, ऐसा केंद्रक जो सुविकसित नहीं है, वो कौन होगा? प्रोकैरियोटिक। वो क्या होगा? प्रोकैरियोटिक। और जहां केंद्रक सुविकसित है वो हमारा होगा यूकेरियोटिक। तो यहाँ पर हम किसके आधार पर इनको डिफाइन करते हैं? अलग अलग जो इनके बीच में हम डिफरेंस देख रहे हैं, वो अंतर जो आ रहा है वो किसके आधार पर आ रहा है? सबसे मेन कौन है? हमारा केंद्रक। इनके अंदर जो होता है वो प्रिमिटिव टाइप का केंद्रक होता है, मतलब पुराना केंद्रक होता है जो सुविकसित नहीं है। सुविकसित कैसे नहीं है? अगर मैं बात करूं कि उसमें ऐसा क्या है जो सुविकसित नहीं है? जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके अंदर जो केंद्रक होता है, एक्चुअल में केंद्रक क्या करता है? हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ है उसको पकड़ने का काम करता है। केंद्रक हमारे आनुवंशिक पदार्थ को पकड़ने का काम करता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें जो केंद्रक होता है उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसका मतलब जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है वो किसी भी कोशिका में एक खुली जगह पर क्या हो सकता है? पड़ा रह सकता है, खुली जगह पर होता है। इसके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं होती है, कोई भी केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है, इसीलिए कैसा है? सुविकसित नहीं है। और अगर यूकेरियोटिक की कंडीशन में हम बात करते हैं, यूकेरियोटिक के केस में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ जो केंद्रक होता है वो कैसा होगा? हमारा सुविकसित। इसका मतलब कि जो आनुवंशिक पदार्थ है वो किसके अंदर पाया जाएगा? केंद्रक के अंदर पाया जाएगा। और उसके ऊपर एक केंद्रक का आवरण है जो पूरी तरीके से उसको क्या कर रहा है? पकड़ के रख रहा है कोशिका में। वो कहीं पर भी इधर उधर नहीं जा सकता। वो कहाँ होगा? कोशिका के केंद्रक के अंदर। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक के केस में हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है वो कोशिका में कहीं पर भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई भी केंद्रक जो आवरण है वो नहीं है, कोई भी झिल्ली नहीं है। लेकिन यूकेरियोटिक में वहां पर उसके ऊपर एक केंद्रक झिल्ली है जो उसे पकड़े रखने का काम करती है। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक को डिफाइन किया जाता है वो किसके बेस पे किया जाता है? केंद्रक के बेस पे किया जाता है, केंद्रक के आधार पर किया जाता है। और भी बहुत सारे अंतर आते हैं इनके बीच में। जैसे अगर हम बात करें, जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं उनके अंदर झिल्ली रहित कोशिकांग ही पाए जाते हैं। कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं? झिल्ली रहित कोशिकांग। झिल्ली रहित कोशिकांग से मेरा मतलब है ऐसे कोशिका के अंग जिनके ऊपर क्या ना हो? झिल्ली ना हो। झिल्ली रहित कोशिका, ऐसे कोशिका अंग जिनके ऊपर क्या ना हो? झिल्ली ना हो, कोई आवरण ना हो। और इसका उदाहरण ले तो वो हो जाएगा राइबोसोम। इसका उदाहरण हमारा हो जाएगा राइबोसोम। अब अगर यूकेरियोटिक की बात करें तो जितने भी झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं वो सब कहाँ मिलते हैं? यूकेरियोट के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर झिल्ली रहित कोशिकांग नहीं मिलते और इसके अंदर झिल्ली रहित कोशिकांग पाए जाते हैं। इन झिल्ली रहित कोशिकाओं के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे कोशिकांग आते हैं, जिनमें उदाहरण के तौर पर हम बात कर सकते हैं अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ER। इसके बाद में हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी कैसा? एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो कहाँ मिलता है? यूकेरियोट के अंदर मिलता है। और भी हो सकते हैं आदि। ये हमारे इनके बीच में क्या है? बेसिक डिफरेंस है। एक और चीज, यहाँ जो राइबोसोम आया है, ये राइबोसोम भी यहाँ पर होता है 70S प्रकार का। यहाँ जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S प्रकार का। और जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S प्रकार का। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक है वो सुविकसित नहीं होता है, इनमें झिल्ली रहित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, इसमें झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं, सॉरी। और उदाहरण जो है वो हमारा हो गया राइबोसोम, और राइबोसोम भी कौन सा? 70S प्रकार का। यूकेरियोटिक की बात करें तो ये होता है हमारा, इसके अंदर क्या है?
केंद्रक आवरण पाया जाता है। जितना भी हमारा आनुवंशिक पदार्थ है वो केंद्रक के अंदर होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, इसके अंदर जितनी भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो पाए जाते हैं, अंतःप्रद्रवी चालिका, माइटोकॉन्ड्रिया आदि। इसमें जो राइबोसोम का प्रकार होता है वो होता है हमारा ATS। इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका की संरचना के बारे में और कोशिका के जितने भी अंग हैं उनके बारे में। देखो, कोशिका की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर, ये मैंने एक बैक्टीरिया जीवाणु का एक चित्र बनाया है, जिसके अंदर ये ऊपर की तरफ हम बात कर रहे हैं, ये एक झिल्ली है जिसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बैक्टीरिया जो होता है हमारा, उसके ऊपर एक और आवरण पाया जाता है जिसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स मिलते हैं, और राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोकैरियोट है। तो आपको मैंने अभी बिताया कि राइबोसोम कौन से होंगे, 70S प्रकार के। और यहाँ पर कहीं पर भी इस सेल में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ बिखरा हुआ होता है, यानी कि यहाँ पर क्या नहीं है, एक सुविकसित केंद्रक नहीं है। ये हो गया हमारा आनुवांशिक पदार्थ। तो जब हम एक प्रोकैरियोटिक संरचना की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक संरचना के अंदर क्या क्या होता है, सबसे बाहर की तरफ एक आवरण होता है, वो होता है हमारा कोशिका भित्ति। और उसके बाद में अगर अंदर देखें तो एक और आवरण होता है, एक और झिल्ली होती है, उस झिल्ली को बोला जाता है कोशिका झिल्ली। यहाँ इसमें कुछ सेल के अंदर कुछ क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ बिखरा हुआ होता है, ये हो गया हमारा आनुवांशिक पदार्थ। और कुछ हमारे राइबोसोम्स होते हैं जो हमारा क्या है, 70S प्रकार का है। ये हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गई। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका की। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो दो हो सकती हैं हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। एक तो होगी हमारी जंतु कोशिका और दूसरी होगी हमारी पादप कोशिका। मैंने अभी कहा कि जो कोशिका है वो किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो अगर हम पादप की बात करते हैं तो पादप जो होते हैं वो भी हमारे सजीव होते हैं, और इसलिए इनके अंदर भी हम किसकी बात करेंगे, कोशिका के बारे में बात करेंगे। अब जो हम कोशिका की संरचना देखने वाले हैं, मैं उसी के अंदर आपको दोनों एक साथ बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो पादप कोशिका के अंदर पाई जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ जंतु कोशिका के अंदर होती है, और बाकी पूरा का पूरा जो सेल का जो पूरा डायग्राम होता है, पूरी जो कोशिका होती है वो एज इट इज ऐसी की ऐसी ही होती है। बस कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा हैं जो पादप कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं कोशिका की संरचना के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका की संरचना कैसी होगी। जब हम बात कर रहे हैं कोशिका की संरचना, तो सबसे पहले एक बाहर की तरफ एक आवरण है। अगर मैं पादप कोशिका के केस में बात करूं, पादप कोशिका की बात करूं, तो यहाँ पर दो आवरण होंगे। पादप कोशिका के अंदर दो आवरण होंगे। एक जो आवरण होता है इसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका के अंदर अगर हम बात करें तो ये होती है कोशिका भित्ति, और फिर इसके अंदर एक और झिल्ली पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा लेमेला। ये प्लाज्मा लेमा, ये हमारा क्या हो गया, कोशिका के। जब हम बात करें जो पादप कोशिका है उसके अंदर क्या होती है, एक एक्स्ट्रा भित्ति पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। देखो, कोशिका भित्ति क्या काम कर रही है। जब हम बात करें कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति पादप जो होते हैं वो अपने आप से कहीं मूव नहीं कर सकते।
ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो हमारे अंदर कैपेसिटी है कि हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, लेकिन जो पादप होते हैं वो कहीं पर भी चल फिर नहीं सकते, तो उन्हें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे चीज़ें हैं एनवायरनमेंट में, जैसे टेम्परेचर वेरी करता रहता है, कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें, उन सब से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने हिसाब से, अगर मानो कि हम बात करें तो हम उनके वातावरण के हिसाब से अपने आप को बदल सकते हैं, लेकिन जो पादप होते हैं वो एक जगह पर स्थायी हैं, तो उनकी इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं है कि वो अपने आप को बदल सके, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन उन्हें नेचर ने ऑलरेडी दिया है, और वो हमारा है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति है उन्हें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर मैं कोशिका भित्ति की बात कर रही हूँ तो ये एक नॉन लिविंग पार्ट होता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी ये जीव नहीं है, ये सजीव नहीं होगा, ये निर्जीव वाला हिस्सा होता है पौधे का। ये पौधे का निर्जीव वाला हिस्सा है जो सिर्फ इसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। कुछ हद तक ये इसकी संरचना बनाने में भी सहायता करता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली की। देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पे ले लेती हूँ ताकि आपको ये समझने में थोड़ा इजी हो जाए। सपोज करो ये जो है कोशिका, ये आपने अपना एक कंपनी बनाई है। सबसे पहले तो मुबारक हो आपको, क्योंकि आप एक कंपनी के ऑनर बन चुके हैं। तो हमने क्या बनाई है, एक कंपनी बनाई है। सपोज करो ये जो कंपनी है, ये इस कंपनी में हम बना रहे हैं टॉफ़ी, एक टॉफ़ी बना रहे हैं। जो टॉफ़ी है वो हमारी होगी प्रोटीन। एक्चुअल में जो हम रियल में जो बना रहे हैं वो तो है हमारा प्रोटीन, और उसको मैंने यहाँ नाम दे दिया टॉफ़ी का। अब देखो, सबसे पहले सेटअप किया है, तो यहाँ सेटअप किया, ये बाहर मैंने बना दिया पूरा एक आवरण, पूरा का पूरा एक बाउंड्री बनाई है। इसके अंदर ही हमारी क्या होगी, फैक्ट्री लगने वाली है। इसके अंदर ही जो हमारी कंपनी है वो इसी के अंदर होने वाली है। तो ये पूरा जो बाहर की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को बोला जाता है प्लाज्मा झिल्ली। इसके और भी नाम हो सकते हैं, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली हो गया, दूसरा नेम इसका कोशिका झिल्ली हो गया, और तीसरा नेम इसका होता है प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा, ये तीनों नाम किसके हैं, प्लाज्मा झिल्ली के। अब देखो, ये जो आवरण बनाया है हमने बाहर की तरफ, इस बाहर की तरफ जो आवरण बनाया है, इसका काम क्या होता है। अब जब आप एक कंपनी बना रहे हो और आप टॉफ़ी बना रहे हो, तो आपको ऑब्वियस है कि आपको क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। वो आप कहाँ से लेकर आओगे, बाहर से। और अगर आपकी टॉफ़ी बनेगी तो वो कहाँ जाएगी, बाहर। कुछ चीज़ें जो बन रही हैं या टॉफ़ी जो बन रही है वो सब कहाँ जाएंगी, बाहर। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या काम करती है, प्लाज्मा झिल्ली इनको, ये जो चीज़ें आ रही है और जो चीज़ें बाहर जा रही हैं, इट मीन्स जो प्रोटीन बन रहा है उसे शरीर से, कोशिका से बाहर भेजने के लिए, और कोशिका से बाहर कुछ चीज़ें जो हमें कोशिका के अंदर चाहिए उनके आने के लिए क्या देती है, परमिशन देती है। अगर हम प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो ये होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको इंग्लिश में अगर हम बोले तो ये होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली मतलब चयनात्मक, यहाँ हम इसको बोलेंगे चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली। चयनात्मक का मतलब क्या है, ये कोई भी, अब आप सपोज करो आपकी कंपनी है, तो आपकी कंपनी के अंदर कोई भी ऐसे एंटर कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना। ये प्लाज्मा झिल्ली वही काम कर रही है, वो चयन कर रही है, उन चीज़ों का चयन कर रही है जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। एक्चुअल में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वही चीज़ें हमारे कोशिका के अंदर आ सकती है, और जो चीज़ें हमारे बाहर जिसकी डिमांड है वो ही चीज़ हमारी कोशिका से बाहर जा सकती है। तो सबसे पहला जो आवरण हो गया हमारा, वो हो गया हमारा प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हम बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, जो
कुछ चीजों को चयन करती है, उन्हीं को कोशिका के अंदर आने देती है, और कुछ चीजें जो कोशिका के बाहर जिनकी जरूरत है उनको बाहर जाने देती है। ठीक है, अब हमने ये सेटअप कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो ढांचा बनाना है, इस कोशिका का ढांचा बनाना है। इस कोशिका का ढांचा बनाने के लिए कुछ नलिकाएं जैसी संरचनाएं होती हैं, कुछ नलिका जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको बोला जाता है सूक्ष्म नलिकाएं, जिनको बोला जाता है सूक्ष्म नलिकाएं। ये ट्यूब जैसी संरचनाएं होती, साथ ही कुछ धागे जैसी संरचनाएं भी होती हैं, कुछ धागे जैसी संरचनाएं भी होती हैं। इनको बोला जाता है तंतु, सूक्ष्म तंतु, या फिर हम बोल सकते हैं तंतु। ये दोनों काम क्या करते हैं? जो तंतु होता है ये इसको क्या कर रहा है? स्टेबिलिटी दे रहा है, इस कोशिका को स्टेबिलिटी दे रहा है, यानी कि ये उसको सपोर्ट कर रहा है, ये एज इट इज अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखें। जैसे हम फैक्ट्री बना रहे हैं तो फैक्ट्री में हम जब इसकी वॉल बनाएंगे तो वहां पर हमें क्या करना? सपोर्ट देना है ना। सपोर्ट देने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? तंतु और सूक्ष्म नलिकाएं। सूक्ष्म नलिकाएं जो है वो कोशिका का ढांचा बनाने का काम करती है। वो क्या कर रही है? कोशिका का ढांचा बना रही है। इसी के बाद अगर हम बात करें तो कोशिका जो होती है, इस कोशिका के अंदर पूरे अंदर के पूरे भाग में एक तरल पदार्थ पाया जाता है। इस कोशिका के पूरे अंदर के भाग में एक तरल पदार्थ पाया जाता है, और उस तरल पदार्थ को हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इस तरल पदार्थ को क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य। देखो कोशिका के अंदर क्या है? कोशिका का जो आवरण है वो प्लाज्मा झिल्ली बना रही है, और कोशिका के अंदर पूरी तरीके से एक क्या भरा हुआ है? तरल पदार्थ भरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। अगर हम कोशिका द्रव्य की बात कर रहे हैं तो कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, हाथ है, पैर है, ऐसे एक कोशिका के भी अपने अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? अंग होते हैं, और जो कोशिका के अंग होते हैं उनको हम बोलते हैं कोशिकांग। अब अगर हम बात करें, कोशिका द्रव्य हो गया। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ होता है सेंटर के बीच में जो होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस है आपका, इसको हम बोल रहे हैं केंद्रक। ये क्या है? हमारा केंद्रक है। और केंद्रक जो है वो एक्चुअल में हमारी जो आपकी जो फैक्ट्री बनी है उसके मैनेजर का ऑफिस है। केंद्रक क्या है? जो आपकी पूरी फैक्ट्री बनी है उसके मैनेजर का ऑफिस है। अगर हम बात करते हैं केंद्रक की, तो केंद्रक में जाने के बहुत सारे क्या होते हैं? रास्ते होते हैं, जिनको बोला जाता है न्यूक्लियर पोर, यानी कि केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र ये क्या है? हमारा मैनेजर का ऑफिस है। इसके बाद में यहाँ एक घनी सी संरचना होती है जिसको बोला जाता है केंद्रिका। एक घनी सी संरचना है जिसको क्या बोला जाएगा? केंद्रिका। साथ ही साथ अभी अभी मैंने बताया कि ये हमारी एक यूकेरियोटिक सेल है, यूकेरियोटिक कोशिका है, तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी कहाँ पर होगा? केंद्रक के अंदर। तो ये जो धागे जैसी संरचना है ये होते हैं हमारे गुणसूत्र, और गुणसूत्र ही हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है। गुणसूत्र ही हमारा आनुवांशिक पदार्थ है, जो भी कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं पूरे केंद्रक के अंदर, ये जो मैनेजर का ऑफिस है इसके अंदर ये जो छोटे छोटे गेट दिखाई दे रहे हैं ये हैं उसके अंदर जाने के लिए जो हमारे पास दरवाजा है वो है। तो ये हो गया हमारा केंद्रक छिद्र। ये पूरा जो आवरण है इसको बोला जाता है केंद्रक आवरण। ये हमारा पूरा कंप्लीट एक केंद्रक है जिसमें क्या है? एक धागे जैसी संरचना जिसको बोला जाता है गुणसूत्र, और एक घना स्ट्रक्चर होता है, घनी सी संरचना होती है, डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है केंद्रिका। अब देखो आगे क्या होता है। ये केंद्रिका जो है एक्चुअल में मैंने बोला कि ये एक मैनेजर का ऑफिस है। अब मैनेजर क्या कर रहा है? ऑर्डर करता है, कोई भी चीज जो आप टॉफी बना रहे हो वो बनानी है। अब अगर हम बात करें, जो ये केंद्रिका है ये बनाती है राइबोसोम। क्या बना रही है? राइबोसोम।
अब देखो राइबोसोम क्या होते हैं, जब हम केंद्रक से बाहर की तरफ आ रहे हैं, केंद्रक से बाहर की तरफ आते हैं, जस्ट अ मिनट, यस, जब हम केंद्रक से बाहर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें संरचनाएं दिखाई देती है, कुछ कुंडलित नलिकाओं जैसी संरचना दिखाई देती है, और इन नलिकाओं को हम बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका। ये एक जाल जैसी संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका। देखो ये जो हमने बनाया इसको हम बोल रहे हैं अंतःप्रदवी जालिका। जब अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं हम ER। तो आगे जब मैं बोलूंगी तो इसे मैं ER ही बोलूंगी। अब देखो ये जो ER है, इस ER के ऊपर ये हमारी एक लाइन है जहाँ टॉफी बनानी है, और ये लगे हुए हैं हमारे कर्मचारी, ये हमारे कर्मचारी हैं। इन कर्मचारी को किसने नियुक्त किया है? केंद्रिका ने। यानी मैंने अभी अभी बोला केंद्रिका क्या बनाती है? राइबोसोम बनाती है। तो ये जो कर्मचारी हैं हमारे, ये क्या है? हमारे राइबोसोम। अगर हम राइबोसोम की बात कर रहे हैं तो जो टॉफी का निर्माण करेंगे, जो प्रोटीन बनाएंगे, वो हमारे कौन होंगे? राइबोसोम। कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण की जो क्रिया होती है वह राइबोसोम के द्वारा ही की जाती है। राइबोसोम हमारा क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। अब देखिए आगे, अब ये क्या कर रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे जो राइबोसोम होगा वो कौन से प्रकार का होगा? 80S प्रकार का होगा। ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। जब यूकेरियोटिक कोशिका के केस में बात करते हैं तो वहाँ जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है? 80S होता है। अब ये बनाया इसने प्रोटीन, भाई इन्होंने क्या बनाई? टॉफी बनाई है। ठीक है, अब ये टॉफी बनाई, इस टॉफी को ये दे देंगे एक और डिपार्टमेंट है, ये है हमारा गोल्जी काय। और इस गोल्जी काय की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्वालिटी चेकिंग वाला डिपार्टमेंट है। ये क्वालिटी को चेक करेगा कि भाई जो तुमने टॉफी बनाई है वो ठीक है या नहीं है। इसलिए गोल्जी काय जो है इसे पुलिस कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। गोल्जी काय को कोशिका का पुलिस कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। अब देखो इसने जो प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन गया किसके पास? यहाँ इसके पास। प्रोटीन का सिंथेसिस किया राइबोसोम ने, और प्रोटीन गया अब गोल्जी काय के पास। जैसे मैंने अभी बताया कि क्वालिटी चेक करेगा। अब ये क्या करते हैं? उस प्रोटीन की प्रोसेसिंग करते हैं। उस प्रोटीन की जो प्रोसेसिंग होगी वो किसके द्वारा की जाती है? गोल्जी काय के द्वारा की जाती है। प्रोटीन की जो प्रोसेसिंग होगी वो गोल्जी काय के द्वारा की जाएगी। अब अगर हम बात करें, जैसे गोल्जी काय के पास वो टॉफी आई है, अब गोल्जी काय जो है वो बोलेगा कि हाँ टेस्ट तो अच्छा है लेकिन इसमें थोड़ी सी चीनी कम है। क्या है? थोड़ी सी चीनी कम है। तो यहाँ पर ये इसमें एडिशन करेगा किसका? चीनी का। अगर मैं चीनी की बात करूँ तो वो किसका फॉर्म होती है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होती है। चीनी जो है वो किसका रूप होती है? कार्बोहाइड्रेट की। और साथ ही साथ कुछ जैसे मैं मान लेती हूँ घी मिलाया इसने, तो कुछ क्या मिलाई इसने? वसा। तो जो गोल्जी काय होता है वो प्रोटीन के अंदर प्रोसेसिंग कर रहा है, वहाँ कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को उसमें ऐड कर देता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा को उसमें जोड़ देता है। अब हो गई प्रोटीन की, क्या हो गई? इसने पूरी प्रोसेसिंग कर ली है, प्रोटीन की पूरी प्रोसेसिंग की। अब हम बात करें कि जो ये पूरी प्रोटीन प्रोसेसिंग की, इसको डिस्ट्रीब्यूट भी क्या कर देगा? ये पूरे सेल में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और जहाँ इसकी ज़रूरत होगी, इस प्रोटीन की जहाँ ज़रूरत होगी ये प्रोटीन वहाँ जाएगा। अगर इसकी ज़रूरत कोशिका के अंदर है तो ये कोशिका के अंदर रहेगा, और अगर इसकी ज़रूरत कोशिका के बाहर है तो ये प्लाज्मा झिल्ली से होते हुए बाहर की तरफ चला जाएगा। जब हम गोल्जी काय की बात कर रहे हैं तो ये अंदर क्या कर रहा है? प्रोटीन की प्रोसेसिंग कर रहा है। अब अगर हम आगे बात करें तो गोल्जी काय ने, जैसे इसमें मैंने कहा कि ये प्रोटीन की प्रोसेसिंग कर रहा है। अब आपकी जो फैक्ट्री है तो उसमें गंदगी भी होनी है, थोड़ी बहुत गंदगी तो होगी, तो यहाँ कोई वेस्ट मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। तो गोल्जी काय जो होता है एक डिपार्टमेंट बनाता है, उस डिपार्टमेंट को यहाँ बना रही हूँ। ये डिपार्टमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको बोला जाता है लयन काय। इसको क्या बोला जाएगा? लयन काय।
अगर लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम को मैंने अभी अभी बोला कि ये गोल्जी काय ने बनाया, किस लिए? सफाई करने के लिए। तो कोशिका का जो सफाई कर्मी है वो कौन होता है? हमारा लाइसोसोम। साथ ही साथ गोल्जी काय ने इसको एक और इसको पावर दी है कि अगर इन केस कोई भी ऐसी कंडीशन हो जब हमारी सेल में कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये पूरी तरीके से संक्रमित हो चुकी है, इन्फेक्शन हो गया है या फिर ये मरने वाली है, तो उस सिचुएशन में तुम पूरी सेल को क्या कर सकते हो? खा सकते हो, पूरी सेल को निगल सकते हो। इट मीन्स लाइसोसोम जो है वो क्या कर रहा है? इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। कोशिका अपने आप से नहीं मरी है, इसने उसे खा लिया। इट मीन्स वहां क्या हो गई? सुसाइड हो गई। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 50 पाचक एंजाइम होते हैं जो पूरी कोशिका को पचाने के लिए सहायक होते हैं। साथ ही साथ कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारे शरीर में एनर्जी कम हो गई, तो एनर्जी जब कम हो जाती है तो उस सिचुएशन में भी लाइसोसोम पूरी सेल को इनगल्फ कर जाता है, निगल जाता है और हमें क्या दे रहा है? एनर्जी देता है। अब एनर्जी कहाँ से आएगी? अब ऑब्वियस है, जब आपकी पूरी फैक्ट्री बनी है तो बिना लाइट के तो चलेगी नहीं। अब यहाँ लाइट की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। तो ऊर्जा और एनर्जी के लिए यहाँ पर आएगा एक और कोशिकांग जो हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारा क्या है? शक्ति ग्रह है, कोशिका का शक्ति ग्रह। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। जो पूरी की पूरी ऊर्जा जो संचित की जाती है, पूरी ऊर्जा जो स्टोर की जाती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा की जाती है। हमारे कोशिका की जितनी भी ऊर्जा होगी वो सारी किसके द्वारा संचित की जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा संचित की जाएगी। तो ये हमारा क्या है? शक्ति ग्रह है, कोशिका का शक्ति ग्रह है। एनर्जी जो दे रहा है वो कौन दे रहा है हमें? माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। मैंने अभी अभी आपसे बोला कि जब ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे अंदर एनर्जी कम हो रही है तो उस सिचुएशन में भी लाइसोसोम पूरी सेल को क्या कर जाएगा? निगल जाएगा। अब पूरी सेल को निगल रहा है तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी है तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी निगलेगा, और जैसे इसको निगलेगा इसकी जो एनर्जी है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है? शक्ति ग्रह है, कोशिका का शक्ति ग्रह है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने किन किन के बारे में बात की? केंद्रक के बारे में बात की और गुणसूत्र के बारे में बात की है, केंद्रिका के बारे में बात की है। यहाँ हमने अंतःप्रदवी जालिका के बारे में बात की, राइबोसोम्स के बारे में बात की है, गोल्जी काय हो गया हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और लाइसोसोम हो गया। इसके बाद अगर मैं अंतःप्रदवी जालिका की बात करूं तो ये दो प्रकार से हो सकते हैं। देखो आप इसकी सतह पर देखोगे, एक ये पूरी जो सतह दिखाई दे रही है इस पे क्या लगे हुए हैं? ये राइबोसोम लगे हुए हैं। तो ऐसी जब सतह होगी ये कैसी हो जाएगी? खुरदरी हो जाएगी। जैसे आप किसी धागे में एक गांठ बांध देते हो, एक नोड लगा देते हो और फिर आप उसको टच करोगे तो कैसा होगा? खुरदरा होगा। तो ऐसी ही संरचना यहाँ पर बन रही है। ये क्या है? हमारा खुरदरा है। तो इसको हम बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। इसको क्या बोला जाता है? खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और शॉर्ट में इसे बोला जाता है RER। दूसरा, जब इस पर राइबोसोम नहीं अटैच है, राइबोसोम इसके ऊपर नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, जहां राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। मैंने बोला जब राइबोसोम प्रेजेंट हो गए तो ये क्या काम कर रहे हैं? प्रोटीन बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब इस पर राइबोसोम नहीं है तो ये प्रोटीन बनाने का काम नहीं करते, ये कैल्शियम आयन लेने का काम करते हैं, कैल्शियम आयन देने का काम करते हैं। इनकी भी हमारे कोशिकाओं को ज़रूरत होती है। तो ये बनाने का काम जो होता है वो होता है हमारा चिकनी अंतःप्रदवी जालिका का।
इसके बाद ये सारी चीजें जो हैं ये किसके अंदर देखी जा रही है, एक जंतु कोशिका के अंदर देखी जा रही है, सिर्फ कोशिका भित्ति को छोड़कर। कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका के अंदर ही पाई जाती है। अब कुछ और एक्स्ट्रा चीजें हैं जो पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है, तो वो होगा, सबसे पहला हम बात करेंगे रिक्तिका। लगभग अगर मैं बात करूं, लगभग कोशिका जो पादप कोशिका है उसका लगभग 70% भाग जो होता है वो रिक्तिका का बना होता है। और इस रिक्तिका के अंदर होता क्या है, इस रिक्तिका के अंदर होता है लवण और जल। अब आप देखोगे जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, उन्हें अपना खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, वाटर चाहिए। और वो जो वाटर है वो ऑलरेडी उनकी कोशिकाओं में वो क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जो रिक्तिका है वो जंतु कोशिका के अंदर कंप्लीटली एब्सेंट हो सकती है, अनुपस्थित हो सकती है। अगर होती भी हैं तो वो बहुत छोटी होती है। कुछ जंतु कोशिकाओं के अंदर अगर रिक्तिका देखी जाएगी तो वो बहुत छोटी होगी, अदरवाइज वो कंप्लीटली क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। रिक्तिका जो होती है वो सिर्फ किसके अंदर देखी जाती है, पादप कोशिका के अंदर देखी जाती है। तो ये हमारा जो ये बड़ा सारा स्ट्रक्चर बनाया मैंने, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ रिक्तिका, साथ ही साथ मैं यहाँ लिख देती हूँ पादप। इससे आपको याद रहेगा कि ये सिर्फ किसके अंदर है, पादप कोशिका के अंदर। इसके बाद एक और चीज आती है जो पादप कोशिका के अंदर होता है, वो होता है हमारा हरित लवक, प्लास्टिड। हरित लवक ये जो है, अब आपने सुना है पौधे जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और जब इनके अंदर क्लोरोफिल है तो वो कहाँ होता है, वो क्लोरोफिल पाया जाता है इस हरित लवक के अंदर। ये जो हरित लवक है ये भी कहाँ पाया जाएगा, मैं इसे यहाँ लिखती हूँ हरित लवक। और ये भी किसके अंदर पाया जाएगा, पादप कोशिका के अंदर। और जो क्लोरोफिल है वो भी कहाँ पाया जाता है, इस हरित लवक के अंदर। और इसी की सहायता की वजह से पौधे अपना क्या कर पा रहे हैं, भोजन बना पा रहे हैं। हमारी जंतु कोशिका के अंदर हरित लवक नामक कोई भी चीज नहीं होती है और इसी वजह से हम दूसरों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। हमारे खाने के लिए हम किसके ऊपर निर्भर है, पौधों के ऊपर निर्भर है। और पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं क्योंकि उनके पास क्या है, हरित लवक है, क्लोरोफिल है। तो ये चीजें जो हैं ये सारी हमने किसकी बात की, कोशिका के बारे में बात की। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है कुछ चीज़ें कि कोशिका से लेकर इसके जो इसके खोज करता है, जिन्होंने इनका नेम दिया, उनके बारे में मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो कोशिका का अध्ययन होता है वो किया जाता है कोशिका विज्ञान के अंदर। साइंस की वह ब्रांच जहाँ कोशिका का अध्ययन होता है उसे हम बोलते हैं कोशिका विज्ञान या फिर हम बोलेंगे साइटोलॉजी। मृत कोशिका की पहली जो खोज की गई, सबसे पहली बार जो कोशिका की खोज की गई वो की रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जीवित कोशिका की खोज जो की वो की ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। और वो जो की थी वो वाटर के अंदर की थी, वो हमारा क्या है, शैवाल। उसके बाद हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत जो दिया हमारा, वो दिया हमारा स्लाइडेन व स्वान ने। ये दिया 1838 और 39 में। इसके बाद कोशिका के प्रकार की हम बात करें तो वो होते हैं दो प्रकार, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बाद कोशिका भित्ति की जो खोज की वो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जब इन्होंने कोशिका को खोजा था तो उसी टाइम पर इन्होंने कोशिका भित्ति को भी देख लिया था, क्योंकि जो कोर्क का टुकड़ा लिया था वो कोर्क का टुकड़ा क्या था, एक पौधे का ही एक छोटा जो बाहर का तना होता है ना, स्टेम वाला जो पार्ट होता है, उसका कोर्क का टुकड़ा इन्होंने देखा था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जीव द्रव्य की, तो जीव द्रव्य की जो खोज है वो डुजार्डिन व सारकोड ने की थी, लेकिन जो जीव द्रव्य नाम है वो दिया गया पुरकिंजे के द्वारा 1837 में। इसके बाद में जीव द्रव्य के अंदर अगर हम आते हैं तो इसके कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए। एक तो हो गया प्लाज्मा झिल्ली और दूसरा हो गया कोशिकांग। प्लाज्मा झिल्ली की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली की खोज नहीं की गई थी, इसके कुछ मॉडल दिए गए थे, जिनमें से जो अब तक का सबसे फेमस मॉडल है वो सिंगर व निकोलसन द्वारा दिया गया 1972 में।
उसके बाद कोशिकांग की बात करते हैं तो कोशिकांग के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले लवक। लवक जो होते हैं ये पौधे के अंदर पाए जाते हैं, पादप कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। लवक की खोज हैकल ने की 1865 में। इससे पहले प्लास्टिड नाम दिया गया था, वो दिया था सिम्पर ने 1885 में। इसके बाद हरित लवक है, वो उसकी खोज की सिम्पर ने 1885 में। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो की वो की कॉलिकर ने 1880 में, और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया गया वो दिया बेंडा, सी बेंडा ने 1857 में। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका की। तो अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की पोर्टर ने 1945 में। इसके बाद राइबोसोम, जो राइबोसोम है उसको पादप कोशिका के अंदर सबसे पहली बार देखा रॉबिन्सन व ब्राउन ने, और जंतु कोशिका के अंदर देखा पेलाडे ने। इसके बाद गोल्जी काय, गोल्जी काय की जो खोज की वो की कैमिलो गोल्जी, इन्होंने अपने सरनेम के ऊपर ही इसका नेम रखा गोल्जी बॉडी। ये किया 1898 में। इसके बाद हम बात करें लयन काय डी डुवे, इन्होंने खोज की थी लयन काय की लाइसोसोम की, जो कब की गई 1955 में। इसके बाद हम बात करते हैं तारक काय। तारक काय की खोज की टी बावेरी ने। तारक काय जो होते हैं वो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो जंतु कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। जब इनके अंदर विभाजन होता है, जब इन गुणसूत्रों के अंदर विभाजन होता है तो इन गुणसूत्रों को एक दूसरे से अलग करने का काम जो होता है वो होता है तारक काय का। इसके बाद हम बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने, और ये की थी 1831 के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं गुणसूत्र की। गुणसूत्र जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ है इसकी खोज की हॉफमिस्टर ने, और इसको नाम दिया वॉल्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज की गई हॉफमिस्टर के द्वारा, और गुणसूत्र जो नाम दिया गया वो हमारा दिया गया वॉल्डेयर के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कोशिका के ऊपर था, और लगभग मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।